अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अज़मा। वेलकम टू अयाज़ वर्चुअल अकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर प्रिपरेशन क्लासेस पढ़ा रहे थे, तो 9th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। अब ये सेकंड पार्ट है जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, हाइपोथेसिस तक डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। रीजनिंग क्या है? बायोलॉजिस्ट डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, फिर उसको फॉर्मेट करते हैं हाइपोथेसिस बाय यूजिंग दी रीजनिंग प्रोसेस यूज़ करके वो हाइपोथेसिस देते हैं। मतलब रीजनिंग यूज़ होती है हाइपोथेसिस को देने में। अब कोई भी रीज़न वो देख के हाइपोथेसिस फिर पेश कर देते हैं, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन पेश कर देते हैं। जो रीजनिंग है उसके फर्दर जो टाइप्स हैं, दो टाइप्स की रीजनिंग होती है। एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये मूव करती है स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें हम कोई भी स्पेसिफिक चीज़ लेते हैं, उसको देखते हैं, फिर हम जनरल कोई भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ इंडक्टिव क्या है और डिडक्टिव क्या है। इंडक्टिव रीजनिंग में जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, शार्क इज़ ए फिश। अब एक स्पेसिफिक शार्क क्या एक स्पेसिफिक स्पेशीज़ है फिश की, वो हम लेते हैं, उसे हम देखते हैं कि उसमें वो एक फ़िश है और उसमें क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब शार्क को हमने देखा उसमें स्केल्स प्रेजेंट होगी, तो हमने एक सोचा कि जो सारी फिशेज़ हैं उसमें भी क्या होगी, फिशेज़ में स्केल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमने ये क्या दे दी, एक्सप्लेनेशन दे दी, रीज़न दे दिया। शार्क एक फ़िश है, उसमें स्केल्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऑल जो फिशेज़ हैं उनमें भी स्केल प्रेजेंट हो गए। तो शार्क क्या है, एक स्पेसिफिक हमने फ़िश ली, फिर हमने स्पेसिफिक से एक जनरल ऑल फिशेज़ की एक्सप्लेनेशन दे ली। तो मतलब ये रीजनिंग वो रीजनिंग है जिसमें हम मूव करते हैं स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करते हैं। तो ये एक एग्जांपल था इसका। उसके बाद जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको सेल का। तो सेल जब डिस्कवर हुआ था तो साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने कोई भी एक सेल देखा, एक बॉडी, एक प्लांट लिया, प्लांट लिया, उसमें देखा, सेल को ऑब्जर्व किया। कोई भी एक प्लांट, कोई भी स्पीशीज का एक प्लांट लिया, उसमें क्या किया, ऑब्जर्व किया एक सेल को। फिर उसने देखा कि प्लांट, उसने फिर एक एक्सप्लेनेशन बना ली कि जो ऑल प्लांट हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स, जो ऑल प्लांट है वो मेड अप ऑफ सेल्स। उसने देखा क्या, सिर्फ एक प्लांट देखा, फिर उसने एक्सप्लेनेशन जो दी वो ऑल प्लांट्स पे उसने दे दी। उसके बाद ऐसे ही उसने एक एनिमल्स में जैसे सेल डिस्कवर हुआ था, तो कोई भी एक एनिमल लिया, उसके बॉडी के सेल ऑब्जर्व किए, देखे कि बॉडी ऑब्जर्व की तो उसमें भी क्या मिले, सेल्स मिले। तो साइंटिस्ट ने ये पॉइंट दे दी कि ऑल एनिमल क्या है, मेड अप ऑफ सेल। तो ऑल एनिमल में क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है। तो इंडक्टिव रीजनिंग मतलब इसमें ये ऐसी रीजनिंग होती है जिसमें कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हम देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग पूरी जनरल कोई भी बात कर देते हैं। तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग। ये मोस्टली इतनी ट्रू नहीं होती क्योंकि कोई भी हम स्पेसिफिक एक चीज़ देख रहे हैं, ऑल चीज़ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ को ऑब्जर्व करके दूसरी चीज़ों पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी 70% चांसेस होते हैं सही होने के। उसके बाद हम आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग पर। डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये मूव करती है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ पे हम बात करते हैं, और ये बेस्ड होती है इफ़ एंड देन पे। इफ़ और देन इसके एक्सेप्शन में लाजमी अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया। हमने क्या किया, कोई भी एक पर्सन देखा जो जिसको मलेरिया थी, उसका ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें क्या था, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। एक नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स लिए, उन सब का हमने टेस्ट करवाया, पहले एक का फिर दूसरे का, बहुत सारों का लिया। फिर हमने ये एक्सप्लेनेशन दे दी कि जो ऑल मलेरिया के पेशेंट हैं उनमें क्या होगा, उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। इफ़, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया का, देन ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मिड इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है तो ऑल पेशेंट्स के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। ये डिडक्टिव रीजनिंग का एक एग्जाम्पल है। अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट पर। ये तो एक रीज़न था, रीज़न के बेसिस पे हमने क्या दे दी थी, हाइपोथेसिस दे दिया। अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट पर। तो प्रैक्टिकली हम ये चीज़ परफॉर्म करके देखें आखिर वाकई जो प्लाज्मोडियम है वो काज है मलेरिया का है या नहीं। तो
प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हम किस में करते हैं, वो हम एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करते हैं। साइंटिस्ट जो करते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करके देखते हैं क्या रियल में जो प्लाज्मोडियम है वो काज है मलेरिया का। ये एक एग्जांपल है, रियल में जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड है, असल में ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि नहीं। तो फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। फिर एक्सपेरिमेंट जो है प्रैक्टिकल एक परफॉर्मेंस होती है। फिर एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने क्या किया, 100 ऐसे पेशेंट लिए, हेल्दी पेशेंट लिए, जिसको हम हेल्दी पेशेंट या कंट्रोल ग्रुप भी बोलते हैं, और दूसरे 100 पेशेंट लिए जो अनहेल्दी थे, जिनको क्या था, मलेरिया था, और उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया। तो उन 100 पेशेंट की फर्स्ट जो अनहेल्दी थे उनका ब्लड सैंपल लिया, उसको टेस्ट किया, और जो 100 हेल्दी पेशेंट थे उसका भी हमने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड टेस्ट किया कि किस में आखिर हमें ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट कि हमें परफॉर्म देखना था कि जो अनहेल्दी हैं क्या उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मिलता है कि नहीं, और जो हेल्दी हैं क्या उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम है या नहीं। जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा, तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एक परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस का जो भी रिज़ल्ट आता है वो हम रिज़ल्ट में बताते हैं। अब रिज़ल्ट पे हम आ जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म हो गया, अब रिज़ल्ट पे हम आते हैं। रिज़ल्ट क्या है, यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। अब रिज़ल्ट में हम बताते हैं कि आखिर क्या हमें मिला एक्सपेरिमेंट में, क्या हमने देखा, आखिर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कौन सा रिज़ल्ट आया एक्सपेरिमेंट में। तो जो रिज़ल्ट है वो वेरीफाई करती है हाइपोथेसिस को। अगर वो रिज़ल्ट करेक्ट आ जाते हैं जो कि हाइपोथेसिस दिया होता है, तो वो क्या करती हैं, वेरीफाई करती हैं हाइपोथेसिस को। अब जो रिज़ल्ट है, जो रिज़ल्ट में इन्होंने क्या देखा कि जो 100 पेशेंट अनहेल्दी थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं मिला, और जो 100 पेशेंट अनहेल्दी थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मिल गया। ये एक रिज़ल्ट मिला इस एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद इस रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक स्टेटमेंट दी जाती है, फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेप दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड डेवलपिंग कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन में हमने क्या दिया, ये कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का जो हम एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। कंक्लूजन ये था, कंक्लूजन मेड दैट प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया। कंक्लूजन हमें लास्ट में ये मिल गया, तो आखिर जो प्लाज्मोडियम है वही काज है मलेरिया का, क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने प्रूव कर दिया कि जो 100 सैंपल अनहेल्दी पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मिल गया। तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, और इसका कंक्लूजन ये निकला कि वाकई जो प्लाज्मोडियम है वो काज है मलेरिया का। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ब्लड सैंपल ले रहे होते हैं, तो उस ब्लड सैंपल लेने के दौरान हमारे जो ब्लड सैंपल होते हैं हेल्दी अनहेल्दी के आगे पीछे हो जाते हैं, तो हमारा एक्सपेरिमेंट कभी कभी गलत भी हो जाता है। फिर हमें रिज़ल्ट से वापस मूव करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। बहुत बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमारा कभी कभी सही रिज़ल्ट आता है, कभी तो नहीं आता है। तो अगर सही आ जाता है तो हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट प्रूव हो जाता है, अगर रॉन्ग आ जाता है तो हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूव हो जाता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं थ्योरी पर। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारा करेक्ट रिजल्ट आ गया, तो ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल मैंने परफॉर्म किया, तो मैंने ये थ्योरी दे दी, साइंटिफिक थ्योरी दे दी। इसको बहुत बार टेस्ट करके मैंने देखा यही रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैंने एक थ्योरी दे दी कि वाकई जो प्लाज्मोडियम है वो काज है मलेरिया का। ये एक थ्योरी। अब थ्योरी रॉन्ग भी हो सकती है, करेक्ट भी होती है। मोस्टली जो थ्योरी होती है वो वेल टेस्टेड होती है, तो इतना रॉन्ग होने का चांसेस नहीं होते, लेकिन कभी कभी रॉन्ग हो भी जाती हैं। तो मोस्टली ये करेक्ट ही होती है, बहुत सारी थ्योरी करेक्ट भी, और कभी कभी आगे जाके ये थ्योरी रॉन्ग भी हो जाती हैं। जब एक ही एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे साइंटिस्ट प्रूव करके देखें, बहुत सारे जो कंट्रीज़ के साइंटिस्ट प्रूव करके देखें, वही रिज़ल्ट आ रहा है, बार बार वही रिज़ल्ट आ रहा है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं लॉ और प्रिंसिपल में। लॉ एक साइंटिफिक लॉ इज़ ए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है। ये इसका रॉन्ग होने का चांसेस नहीं होता, लेकिन कभी कभार ये लॉ एक दो चांसेस में रॉन्ग भी हो जाते हैं, लेकिन इनके ज़्यादा चांस इनका रॉन्ग होने का नहीं होता। बायोलॉजी में जो है शॉर्टेज ऑफ लॉ है, लॉ कम होते हैं बहुत बायोलॉजी में, क्योंकि लॉ जो होते हैं वो कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो चीज़ प्रूव होती है, फिर लॉ के चांसेस बायो में कम होते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल वेरिफिकेशन बायो में कम होती है, इसी वजह से।
अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है जो बुक में दिया हुआ है कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है और डेटा एनालिसिस क्या है। ये इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड है जिसमें इसमें हम डेटा को एनालाइज भी करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। अब डेटा क्या है? द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स, वैल्यू मेड अप फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब डेटा ये नेम्स भी हो सकते हैं, डेट्स भी हो सकती है, कोई वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो कि हम हासिल करते हैं। कहाँ से? ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ें डेटा ये हासिल होता है। अब डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। डेटा जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम हाइपोथेसिस का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा की कलेक्शन करते हैं। डेटा इज़ ऑर्गेनाइज कौन सी फॉर्म में ये डेटा ऑर्गेनाइज होता है? डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट, बहुत सारे फॉर्मेट में ये ऑर्गेनाइज होता है। जैसे कि हम बोल देते हैं लाइक ग्राफ्स में हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टेबल्स में हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैप्स होते हैं उनमें ऑर्गेनाइज करते हैं, डायग्राम में भी हम डेटा को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम आ जाते हैं डेटा एनालिसिस पे। अब डेटा एनालिसिस हम कब करते हैं? जब हमें हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करना होता है, तब हम डेटा को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। इसके स्टडीफाइड मेथड्स होते हैं, जैसे कि रेशो दिया हुआ है। अब ये रेशो क्या है? व्हेन ए रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस में जब रिलेशनशिप हो दो मेंबर्स में, फॉर एग्जांपल ए एंड बी में, उसको हम ऐसे लिखें तो हम इसको क्या बोलते हैं? रेशो दो चीज़ों के बीच में होता है। जैसे कि हम ऐसे भी इसको लिख लेते हैं। रेशो को हम साइन कौन सी से रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम से हम रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है वो क्या है? प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या है? मीन्स टू जॉइन इक्वल रेशियो बाय साइन ऑफ इक्वलिटी। जब हम टू रेशियोज को क्या करें? इक्वल की साइन में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले लें कि हमने क्या किया, 100 पेशेंट थे, 100 पेशेंट क्या जो ब्लड सैंपल लिया, उनमें से 14 को क्या था? प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में मिला। और दूसरी जगह हमने क्या कर लिया, 20 पेशेंट्स हमने लिए, उसमें हमने उसका ब्लड टेस्ट करवाया तो उनमें 14 पेशेंट को क्या था? तो मलेरिया था। तो ये 20 पेशेंट वही थे जिनको मॉस्किटो ने काटा था। तो और दूसरी जगह हम क्या करते हैं? 100 पेशेंट ले लेते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता कि कितने पेशेंट्स को मलेरिया है या उनमें प्लाज्मोडियम मिला है। तो हम यहाँ पर ये क्या करते हैं? एक्स वैल्यू लगा लेते हैं, या कोई भी वैल्यू आप लगा ले सकते हैं, कुछ भी 70 ही आप लगा लें, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये तो मैं फाइंड करना है इसलिए मैंने इसे एक्स लिख लिया है। तो हम इसको रिप्रेजेंट प्रोपोर्शन में कैसे करेंगे? तो 14 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, इक्वल की निशानी लगाएंगे, फिर ये जो चीज़ 70 है एक्स जो है वो ऊपर आ जाएगा, 100 की वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। तो इस सारे को हम क्या रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं? प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन इसको हम बोलते हैं। ये दोनों जो पार्ट हैं वो उसके पार्ट हैं, डेटा एनालिसिस के पार्ट हैं। जो डेटा एनालिसिस में हम रेशियो को, प्रोपोर्शन दोनों चीज़ों को देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट ये बुक में एक डेफिनेशन टॉपिक दिया हुआ है मैथमेटिकल बायोलॉजी। अब मैथमेटिकल बायोलॉजी क्या है? जब हम बायोलॉजी को यूज़ करें मैथमेटिक्स को यूज़ करें बायोलॉजी में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल बायोलॉजी इज़ ए फील्ड। मैथमेटिकल बायोलॉजी इज़ ए फील्ड ऑफ रिसर्च। ये एक रिसर्च की फील्ड होती है जिसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे, यानी कि हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं बायोलॉजी में।